बेजे उठे थे आलोक। नमस्कार, मैं रविश कुमार। शुक्रवार का दिन वाकई शुक्रवार की तरह लगा। ऐसा लगा कि पूरी कायनात शनिवार और रविवार की तरफ प्रस्थान कर रही है। महालया की धुनों के साथ और धूप की सुगंधों के इंतजार में देश के कई इलाकों में दुर्गा पूजा की आहट अक्टूबर के स्वागत में ओस की बूंदों की तरह टपक रही है। भारत ऑफ सीजन से त्योहारों के ऑन सीजन की तरफ बढ़ने लगा है, जहां बड़ी बड़ी संख्या में खरीदारों के घर से निकलने की उम्मीद की जा रही है। अखबारों में विज्ञापन आने लगे हैं, लेकिन इन सबसे दूर कोई सेना में गए बगैर युद्ध की सी तैयारी के हालात में काम कर रहा है। तो हमारे न्यूज चैनलों के रिपोर्टर एंकर चैनलों ने सरकार के संयम को भी अनदेखा किया है। सरकार की तरफ से कोई आक्रामक बयान आ ही नहीं रहा है। कहीं आ ना जाए इसके आस में निगाहें हर बैठकों की तरफ दौड़ पड़ती हैं। करने के बाद चुप हो जाने की आदत मीडिया के लिए नई है। जरूरी नहीं कि ये बात कही ही जाए कि हम साथ साथ हैं। जो मीडिया से नाराज है वो भी उसी मीडिया के आगोश में है। अगर सीमा पर टैंक है तो टैंक के चैनलों के स्टूडियो में है। सेना की कार्रवाई से माहौल खुशनुमा हुआ है। तनाव अगर कहीं है तो मीडिया की दुनिया में। हां कहने की प्रतिस्पर्धा ना कहने के अकेलेपन से कम पीड़ादायक नहीं होती। सीमा के भीतर गरीबी के खिलाफ जब जंग होगी तो आप देखेंगे कि यही मीडिया अपने 20-20 रिपोर्टर की तस्वीरें लगाकर भारत के गरीब जिलों में तैनात करेगा और मुफलिसी से आजाद करवाएगा। ऐसी खूबसूरत जंग का इंतजार हमेशा रहेगा। कुछ होना चाहिए, सिर्फ सीमा पर नहीं हो रहा बल्कि कुछ सीमा के भीतर भी हुआ है जिसकी तारीफ हो रही है। आमतौर पर सरकार कोई कार्यक्रम लाए तो मीडिया का पहला काम होता है, अच्छा ये लेके आए वो देखते हैं। ये पहला कार्यक्रम मैंने देखा कि जिसको अगर मेरे से भी ज्यादा किसी ने प्रमोट किया हो तो मीडिया के मित्रों ने किया है और सकारात्मक रूप से किया है। मंत्रियों के टाइमलाइन पर जाकर देखा तो लगा नहीं कि एक दिन पहले भारत ने इतनी बड़ी रणनीतिक कामयाबी हासिल की है। सब ऐसे सामान्य से दिखे जैसे गीता का सार ठीक से समझ लिया हो। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू अपनी टाइमलाइन पर केंद्रीय विद्यालय देहरादून को देश के सबसे साफ स्कूल कैंपस चुने जाने पर बधाई दे रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पीजीआई चंडीगढ़ के देश के सबसे स्वच्छ अस्पताल चुने जाने पर बधाई दी। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 600 विदेशी शिक्षकों के भारत में पढ़ाने की खबर ट्वीट की। वित्त मंत्री जेटली जीएसटी काउंसिल की बैठकों में मशरूफ रहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो महालया का क्लिप ही ट्वीट कर दिया। मामूली फिल्मों के रिलीज होने के किस्से से शुक्रवार की हलचल देखती बनती थी, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई के अगले दिन की खामोशी भी देखने लायक है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट है कि बीजेपी ने भी अपने नेताओं से कहा है कि अधिक जोश से बचें, प्रतिक्रिया देते समय संयम दिखाएं और सेना के जवानों के शौर्य को रेखांकित करें। उस पार शायद इसका इंतजार होगा कि इस पार से प्रधानमंत्री कुछ बोल दें ताकि उसके जवाब में उस पार से कुछ इस पार के लिए बोल दिया जाए। उस पार वालों को प्रधानमंत्री लगातार निराश कर रहे हैं। वो विज्ञान भवन से कैमरों के सामने मुखातिब तो हुए, लेकिन ऐसी बात कह गए जिसकी शिकायत उस पार वाले करे भी तो किससे करें? चीन से करें या संयुक्त राष्ट्र से करें? बस में जाते हैं, कोई साथी मित्र बगल में बातचीत करने वाला नहीं है, बैठे हैं तो धीरे से हाथ सीट के नीचे जाता है, उंगली से धीरे धीरे उस सीट में एक छेद कर देते हैं और जैसे संकल्प करके बैठे हैं कि अगले स्टेशन पे उतरूंगा तब तक 3 चीज का तो बाहर से गोला निकाल दूंगा। इसमें से कोई नहीं होगा जिसने काम न किया हो। क्यों? क्योंकि वो 20 साल पुराना भी टूटा फूटा रंगहीन स्कूटर मेरा है, बस तो सरकार की है। ये भूल जाते हैं कि सरकार भी हमारी है। ये नहीं भूलनी चाहिए।
शुक्रवार सामान्य होने की जिद लिए हुए नजर आया। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में मामूली कटौती की खबरें सरकते फटकती रहीं। किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.7% होगा, जो अब 110 महीनों की जगह 112 महीनों में परिपक्व होगा। सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 8.6% की जगह मात्र 8.5% मिलेगा। कितनी मामूली गिरावट है। देश सामान्य गति से चल ही रहा है। गांव कनेक्शन अखबार ने लिखा है कि 2 अक्टूबर के दिन ग्रामीण बैंक के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 625 जिला मुख्यालयों पर गांधी की प्रतिमा के सामने परिवार सहित उपवास करेंगे। ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर के रोज ही हुई थी। उनकी मांगे हैं पेंशन वगैरह की। देवेंद्र शर्मा ने ट्वीट किया कि तमिलनाडु में 45 जगहों पर 2 अक्टूबर के दिन सरसों सत्याग्रह होने वाला है, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड के खिलाफ, जीएम फूड के खिलाफ। कहने का मतलब है कि भारत सामान्य गति से चल रहा है। खबर आई है कि पाकिस्तान ने एक भारतीय जवान को अपने कब्जे में लिया है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस तरह की खबरें चलने लगी कि 8 भारतीय सैनिक मारे गए हैं। गुरुवार को तो पाकिस्तान ने ऐसा कुछ दावा भी नहीं किया था, बल्कि अपने ही जवानों के मारे जाने की बात वो कर रहा था। भारतीय सेना ने इन सभी खबरों का खंडन किया है और गलत बताया है। जहां तक एक सैनिक चंदू बाबू लाल कोहान के पकड़े जाने की बात है, सेना ने कहा है कि चंदू बाबू इस ऑपरेशन के दौरान नहीं पकड़े गए। सेना ने कहा है कि दोनों तरफ से जवान नियंत्रण रेखा गलती में पार कर जाते हैं। ये एक सामान्य बात है। उन जवानों की वापसी की एक प्रक्रिया तय है और वापसी हो भी जाती है। चंदू बाबू तो स्ट्राइक का हिस्सा भी नहीं थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार भारत की तरफ से चंदू बाबू लाल की वापसी का पूरा प्रयास हो रहा है। उड़ी हमले में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की संख्या 20 हो गई है। अस्पताल में इलाज करा रहे घायल नाइक राजकिशोर सिंह का आज निधन हो गया। उनका दिल्ली के आरआर अस्पताल में इलाज चल रहा था। शहीद किशोर सिंह बिहार के भोजपुर जिले के पिपरापट्टी गांव के निवासी हैं। हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा को सूत्रों से पता चला है कि बुधवार रात हुई सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 50 तक जा सकती है। इस स्ट्राइक में 10 डोगरा और 6 बिहार रेजिमेंट की घातक प्लाटून्स ने हिस्सा लिया, जिसके बारे में सुशील ने जानकारी दी। आप सुनिए। उड़ी पर हुए आतंकी हमले के जवाब में बुधवार देर रात हुई सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की तादाद 50 के पार भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा दावा ताजा तस्वीरों के आधार पर किया जा रहा है, जो इस सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान ड्रोन्स के जरिए ली गई। सूत्र बता रहे हैं कि इस सर्जिकल स्ट्राइक में स्पेशल फोर्सेस के साथ 10 डोगरा और 6 बिहार रेजिमेंट की घातक प्लाटून्स ने भी हिस्सा लिया। उड़ी में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हुए हमले में जो 19 जवान शहीद हुए, वो इन दोनों ही रेजिमेंट से थे। इस रेजिमेंट के जवान नियंत्रण रेखा के पार की भौगोलिक स्थितियों से वाकिफ हैं और साथ ही हमले का जवाब देने के उनके उत्साह और जज्बे को देखते हुए उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल किया गया। इस बीच भारत ने पश्चिमी सीमा पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सीमा पार की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए राडार और दूसरे टोही उपकरणों के अलावा उपग्रहों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन निगरानी के इस काम में जुटी हुई है। पश्चिमी एयर कमांड के फाइटर बेस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार हो रही गतिविधियों को देखते हुए भारत ने भी सरहद के भीतर पूरी तैयारियां की हुई हैं। इसके लिए जरूरी कुमुक इन इलाकों में तैनात कर दी गई है। नई दिल्ली से सुशील बहुगुणा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सुशील बहुगुणा ने उच्च स्तरीय सूत्रों के हवाले से भी बताया है कि सरकार मानती है कि हमारी विदेश नीति बहुत ही प्रेडिक्टेबल, स्थायी हो गई थी। लोगों को लगता था कि भारत कुछ नहीं करेगा, इसे तोड़ना जरूरी था। जब भी ऐसी कोई हिमाकत करेगा, अब जवाब दिया ही जाएगा। हमें पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की आशंका है और हम तैयार भी हैं। सब कुछ हाई अलर्ट पर है। जो लोग हमारी रक्षा और विदेश नीति पर सवाल उठाते थे, उन्हें हमारे काम से जवाब मिल गया है। तो एक तरह से आने वाले दिनों की ये लाइन मुखर होती जाएगी। जितना सामान्य आपको लग रहा है, उतना भी सामान्य नहीं है। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाकों में इन्हीं आशंकाओं से घबराहट है। घाटी से लेकर जम्मू के पास तक के इलाकों में, पंजाब के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी युद्ध की आहट से लोग गांवों से जा रहे हैं। कुछ लोग गांवों में रुके हुए हैं, कुछ लौट के भी आ रहे हैं। आनंद पटेल की ये लंबी रिपोर्ट देखते हैं। सरहद के पास के गांवों में अजीब सी बेचैनी दिखती है। लोग सामान समेट रहे हैं और सुरक्षित जगहों की तरफ बढ़ रहे हैं। रेड अलर्ट है और सबसे अपील की जा रही है कि गांव खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाएं।
द्वारा फिर बेनती है अही शाम तो पहला पहला जो अपना इलाका खाली करना है। इस गांव में बारिश के मौसम में नाव ही आने जाने का सहारा है। अब इस नाव को पूरे परिवार के साथ जरूरी सामान का बोझ भी ढोना है। हालत यह है कि ट्रैक्टर तक को नाव के जरिए ले जाया जा रहा है। गांव वालों के मुताबिक निर्देश है कि उन्हें इलाका खाली करना है, लिहाजा जो जरूरी सामान है उसे समेट रहे हैं। ये रावी नदी है और इस रावी नदी के उस पार जो गांव हैं उनका जरिया इस तरफ आने का इन दिनों ये नाव होती है, क्योंकि बरसात के वक्त जो इस तरह के जो ये पुल होते हैं, पॉन्टून के पुल, ये हटा लिए जाते हैं। अब दोबारा पुल बनाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान ये नाव ही उधर से इधर आने का जरिया होते हैं। और अब जब सरकार ने कहा है कि गांव खाली किए जाएं, तो गांव वाले जो है इस नाव के जरिए अपना सामान सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। ये ट्रैक्टर भी लेके जा रहे हैं। ये ट्रैक्टर क्यों लेके जा रहे हैं आप यहाँ से? सर, सरकार ने किया है कि अपना कीमती सामान ले जाओ पीछे। बच्चा जो भी जनानी है, मोटरसाइकिल है, अपना जो कीमती सामान है पीछे ले जाओ, सर लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये ट्रैक्टर भी लेके जा रहे हैं आप इसलिए? हाँ जी, सर लेकर जा रहे हैं। हाँ जी, हमारी खेती है, पानी दाने को लगाकर सर फिर शाम को वापस चले जाते हैं। अच्छा, और अब जब ये जंग की बात हो रही है, तब अब उधर कौन देखेगा फिर आपका सामान, आपका घर जो है उधर? सर वैसे ताले एक एक हमारा जो पापा है, बड़ा कोई आदमी है, कोई दादा है, उधर ठहरेगा, शाम को आएंगे ले जाएंगे। सरहद पे रेड अलर्ट की वजह से जो गांव है नदी के उस तरफ, रावी नदी के उस तरफ, वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो अब रात वहां नहीं बिता रहे हैं। दिन में गांव में जा रहे हैं, अपने कामकाज निपटा रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी निपटा रहे हैं, उसके बाद शाम को वहां से वापस आ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दरिया के इस तरफ आ रहे हैं। क्या स्थिति है गांव की, क्या स्थिति है, क्या हालत है? सर, गांव की बहुत मंदी हालत है। जो भी गांव के लोग रहने वाले हैं वो वापस आ रहे हैं वहां से। कल का पुलिस ने हाई अलर्ट किया था, डीसी साहब भी आए थे, अभी सुखजिंदर सिंह सुखी वो भी गए हैं, मौके का जायजा लेने गए हैं। ठीक है, रात में नहीं रुकने दे रहे हैं वहाँ पे? रात में नहीं रुकने दे रहे हैं। ठीक है। अमृतसर का घनौए कला गांव सरहद से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां से लोग पलायन नहीं करना चाहते। 70 साल के जगतार सिंह 1965 और 71 की जंग देख चुके हैं। करगिल युद्ध के दौरान भी जो हालात थे उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि 3 बार गांव छोड़ चुके हैं और अब नहीं। गांव के नौजवान भी गांव छोड़ने को तैयार नहीं। लोग जो है गांव छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं ना, बिल्कुल नहीं जाना चाहते। कहाँ जाएंगे लोग? सेना के साथ कंधा से कंधा मिला करके यहाँ पे डट के यहीं पे रहना चाहते हैं। हाँ, कि जो भी होगा देखा जाएगा। ये जो ये गांव है ना, जो एरिया है, ये फर्स्ट क्लास का एरिया है। लोगों ने जो पक्के घर बना लिए हैं, ये भी एक वजह है कि लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, अपने सामान छोड़ के, अपनी संपत्ति छोड़ के। सर, जिनका और कहीं कुछ रहने का प्रोग्राम नहीं है वहाँ, इसलिए गांव में बार बार 2-3 बार हो चुका है। 71 में गए हैं, अब बार बार लोग थक चुके हैं कि मजबूर हो गए हैं कि रिश्तेदार को कितने दिन रह पाएंगे, इसलिए वो कहते हैं जो होगा यहीं पर टिकना है। घर बनाया, घर छोड़ा नहीं जाता है, घर से हर एक को मोहब्बत है, तो इसलिए यहीं बैठे हैं सब। अच्छा, दिल रखकर। हाँ, जब कारगिल के टाइम भी लोगों को यहाँ से जाना पड़ा? हाँ, तब काफी लोग गए थे, कई वापस ही नहीं आए, शहरों में बस गए, दूर चले गए। तो कुछ वैसे ही नजारा एक बार फिर से याद ताजा हो गई वो उन दिनों की? हाँ, बस कई लोग बार बार मजबूर हो गए। आप बैठे हैं इसीलिए कि अब कहीं नहीं जाना, मरना है यहीं, मरना है, जीना है यहीं। कुछ नौजवानों से बात करते हैं। ये जो हालात बन रहे हैं, भारत ने जो हमला किया, वहाँ आतंकी जो कैंप्स थे उनको बर्बाद किया, आपको लगता है ये एक सही कदम था? और आप लोग को हालांकि मुश्किल हो सकती है इसकी वजह से? सर, इसकी वजह से मुश्किल तो है, लेकिन इंडिया ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। पाकिस्तान को पता कैसे चलेगा? हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके हुए हैं, अब उनको पता चलेगा क्या दर्द होता है। ठीक है ना, जो हिंदुस्तान ने किया बिल्कुल सही किया, हमसे इसको कोई निराशा नहीं। ठीक है, तो लेकिन मुश्किल होगी थोड़ी आपको? सर, मुश्किल तो है, भैंसों को लेकर जाना, सामान लेकर जाना, यहाँ पीछे रहने का कोई प्रबंध नहीं है। कई लोग हैं पीछे, जगह नहीं है लोगों के पास, कहाँ रहें जाकर, इसीलिए यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। जिन किसानों के खेत सरहद के उस पार हैं, उन्हें बढ़ते तनाव को देखते हुए उस पार खेती के लिए जाने नहीं दिया जा रहा। गांव वालों को फसल खराब होने की चिंता सताने लगी है। आप बताएं किस तरह से फसल खराब हो सकती है आपकी? अगर देखो, जे तो 2-4 दिन को पानी लग जाएगा तो वो बच जाएगा, नहीं तो सब मुंजर हरी निकल के सोखा लग जाएगा। ऐसी बात है। वो जिथे पानी लगा उथे लगा, जो गेड़ ही नहीं उन्हें आख्या भी नहीं अजे माहौल खराब है,
2-4 दिन रुक जाओ, फिर देखो कल भी खोल दे, आप क्या किया अजय 2 दिन 4 दिन क्या पता है। तो क्या बता रही है बीएसएफ, कब तक गेट बीएसएफ ने बोला भी अजय हालात माड़े। अच्छा, पापा नहीं ये नाल जाना पड़ता है तो नहीं अं खोलना जी। तो कब तक खोलेंगे ये नहीं बता रहे हैं? ये गल बारे नहीं होना बोल। तो फसल खराब भी हो सकती है। हो सकती है, जो मर्जी उन्होंने क्या लगे, वो तो बोल बीएसएफ ਨੂੰ क्या लगे, बीबीएस बोलता भी नहीं आप जाने देना। जो गेट ही नहीं खोलना कैसे जाएगा बंदा। जिसे पानी पड़ रहा है उसे पड़ रहा है, जिसे पानी लगा है ना परसों का उसी पेड़ी में पड़ रहा है। अच्छा। जब दूसरी पेड़ी को पानी लगाएंगे उसमें पड़ेगा, वो ज्यादा पाई जाएगा और सूख जाएगा। ये कुछ हालात शाम को भी गिड़ा मारना चाहिए, सुबह भी मारना चाहिए, फेरी फसल से फेरी तैयार होनी है। यार बोलिया 8 मील को तो पीछे बोलिया भी पीछे भाजो, पीछे क्या आया है दुख तो है जो डिफेंस के आगे है, पीछे वाले क्या दुख है। 11 की ਜਿਹੜੀ ਹੈ 11-21 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਪਰੇਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਜੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਨਾ ਦਾਣਾ ਸਾफ होएगा, उसको तेला पड़ेगा, रेट जो है घट हो जाएगा उसका, वो फसल उतना डिग पेगी ਤੇ उसका फायदा कोई मिलेगा, किसान आपे मरिया किसान। ਤੇ ਜਿਹੜੀ फसल है ये 8 रोज को कटने वाली है, 4 रोज को ये ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ किसान कटा रहा कि डरदा कटा रहा भी पता नहीं उधर किधर माहौल खराब हो जाना है तो हम कटा दिए इसको। 1000 गांव के लोगों को सरहद से 8 किलोमीटर पीछे हटने का आदेश तो जारी कर दिया गया है, लेकिन सबके रिहाइश और रसद का इंतजाम बड़ी चुनौती है। फाजिलका के राहत शिविर में खाना तो है, लेकिन यहाँ रात गुजारना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर किसी को बीमारी भी हो सकती है, या कुछ ऐसा यहाँ पर शौचालय भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ऐसे तो अभी ऐसे ही है, यहाँ पर मच्छर भी बहुत है और मच्छर से आपको पता है बीमारियां भी बहुत होंगी। जिन लोगों को अलर्ट की वजह से अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा है, उनके लिए जगह जगह लोगों ने लंगर भी लगाए हैं। कोशिश की जा रही है कि परेशानी जितनी हो सके कम की जाए। जो लोग हैं अपने घरों से निकल के आ रहे हैं, उनको रोटी और दाल खिलाई जा रही है। आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं सरहदी इलाकों से। हाँ जी, बहुत लोग आ रहे हैं। अच्छा, पुलिस बहुत बॉर्डर पे आई है, वो सभी रंग के उसके लिए लंगर लगाया है खाने के लिए। अच्छा, तो मतलब स्थानीय लोगों के अलावा पुलिस को भी आप लंगर खिला रहे हैं? पुलिस को भी, जो भी रोड पर जा रहे हैं पुलिस को भी सभी जा रहे हैं। तो ये जज्बा है, ये भावना है जो पंजाब के लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, पुलिस के लोग हैं, उनकी भी सेवा हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो पुलिस फोर्स है वो लगी हुई है। साथ ही साथ जो लोग चल के आ रहे हैं सरहदी इलाकों से, उनके लिए भी चाय और दाल और रोटी का इंतजाम यहाँ पे किया गया है स्थानीय लोगों की तरफ से, स्थानीय गांव वालों की तरफ से, और गुरुद्वारों में भी इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। सरहद पर तनाव का असर कारोबार पर भी दिख रहा है। बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम स्थगित है, लिहाजा यहाँ कारोबार चलाने वाले मायूस हैं। वैसे सिर्फ वही नहीं, वो सैलानी भी मायूस हैं जो अमृतसर घूमने आए थे और वाघा पर बीटिंग रिट्रीट देखना चाहते थे। निराशा भी हुई और खुशी भी हुई। निराशा इस बात की हुई कि हमने बीटिंग रिट्रीट नहीं देखी। खुशी इस बात की हुई है कि हमारा देश जो है कुछ कर गुजरा है, जिस पे हमें गर्व है। ठीक है, लेकिन आम दिनों पे यहाँ पे बहुत रौनक होती है। बहुत आपने काफी कुछ सुना होगा बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बारे में। सुना है, इसीलिए देखने आए थे। आप लोग को निराशा हुई आज यहाँ नहीं देखने को मिला? हाँ, बहुत सालों बाद मौका मिला था अमृतसर आने का, और आते ही कल ही पता चला कि हम लोग जा नहीं सकते सेरेमनी को देखने के लिए, तो थोड़ा मायूसी है, थोड़ा सा खराब लगा। क्या पता नहीं फिर कब आने को मिलेगा और फिर देख पाएंगे, लेकिन ये है कि ये सुन के अच्छा लगा कि हमारे देश की तरफ से एक जवाब दिया गया है। बॉर्डर से लौटते वक्त पुलिस की मुस्तैदी और खामोश माहौल को देखकर ये अंदाजा जरूर लगता है कि तनाव बहुत ज्यादा है। यहाँ रहने वालों को इंतजार है कि जल्द माहौल बेहतर हो। ये कुछ हालात हैं भारत पाक सीमा पे। हम लोग है अटारी बॉर्डर है, अटारी वाघा बॉर्डर, जहाँ पे तमाम लोग, तमाम दर्शक आते हैं बीटिंग रिट्रीट देखने के लिए, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए। लेकिन 2 तारीख तक ये सारा कुछ प्रदर्शन जो है वो बंद रहेगा। भारत पाक सीमा पे जो तनाव है, जो अलर्ट है, उसके मद्देनजर। कैमरा पर्सन आरपी जायसवाल के साथ आनंद पटेल, एनडीटीवी। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। शराबबंदी को लेकर कितना विवाद हुआ, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस कानून के कई प्रावधानों से ऐतराज जताते हुए रद्द कर दिया है। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। एक बंदी से रोक हटी है तो जेल से निकल आए शहाबुद्दीन फिर से बंदी बन गए।
सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी, तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने यह जमानत राजीव रोशन केस में रद्द की है। इस फैसले के बाद शहाबुद्दीन ने खुद ही सिवान की अदालत में आत्मसमर्पण किया और उन्हें सिवान जेल भेज दिया गया है। जेल जाते जाते शहाबुद्दीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दे गए कि मेरे समर्थक अगले चुनाव में उन्हें सबक सिखाएंगे। 10 साल जेल में रहने के बाद भी शहाबुद्दीन के सियासी तेवरों में कोई कमी नहीं आई है। इस बार उनके बयान पर आरजेडी नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बहरहाल उनके जेल जाने से राहत की सांस कौन ले रहा होगा और किसे अपने खेल को अंजाम देने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, ये आप वक्त के साथ जान जाएंगे। 7 सितंबर को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद काफी राजनीतिक विवाद हुआ था। तमाम दलों में नेता वकील हैं, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया कि शहाबुद्दीन की जमानत का विरोध कर सकते हैं। वैसे चंद बयानों के खिलाफ कितने राजनीतिक वकील केस करने लगते हैं। शायद शहाबुद्दीन के बाहर रहने से राजनीति को लाभ होता होगा। दिल्ली से प्रशांत भूषण ने ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट में वे जमानत का विरोध करेंगे। अब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या वे बाकी अन्य मामलों में भी जमानत का विरोध करेंगे, असीमानंद केस में या मालेगांव केस में भी। 16 सितंबर को बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया कि क्या क्राइम कंट्रोल एक्ट जमानत को रद्द करवाया जा सकता है। शहाबुद्दीन के बाहर आने का राजनीतिक नुकसान जिसे भी हुआ हो, कानून को एक फायदा यह हुआ कि उनकी रिहाई के जुलूस में शामिल एक शूटर मीडिया की तस्वीरों में आ गया और वो पकड़ा गया। मोहम्मद कैफ नाम का ये शूटर है। शहाबुद्दीन बाहर नहीं आते तो ये कैफ को अंदर जाने का मौका नहीं मिलता। अब शहाबुद्दीन भी अंदर हैं। भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा है कि शहाबुद्दीन को अभी तक ना तो राष्ट्रीय जनता दल से निकाला गया है, ना ही निलंबित किया गया है। हम प्रशांत भूषण से बात करना चाहेंगे कि यह समझने के लिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम दस्तावेज रखे गए होंगे तो क्या उन्हें लगा कि शहाबुद्दीन राजनीतिक दखल के कारण बाहर आए। कानूनन तो वे अधिकारी सबको ही होता है जमानत का, लेकिन जो खबरें आ रही थी कि न्यायपालिका की तरफ से भी सभी प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ या कुछ प्रक्रियाओं को अनदेखा किया गया ताकि उन्हें जमानत मिल जाए, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से भी ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो प्रशांत जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो भी दस्तावेज इन बहसों के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से रखे गए होंगे, जो बात हो रही थी कि उन्हें नोटिस सर्व नहीं कराया गया, क्या ये किसी भी परिस्थिति में मुमकिन है कि एक हाईकोर्ट का नोटिस न्यायिक हिरासत में या जेल में बंद एक व्यक्ति को सर्व ना हो, मिले नहीं? इस पर क्या जानकारी आई उस बहस के दौरान, थोड़ा आप बता सकेंगे? नहीं, इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन देखिए, एक तो उनकी तरफ से, शहाबुद्दीन की तरफ से एक ये दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट में कि उनको इस केस की चार्जशीट नहीं दी गई राजीव रोशन वाले केस में। अब ये तो बिल्कुल गलत उनकी तरफ से दलील दी जा रही थी, क्योंकि ये कंप्लेंट उन्होंने कभी भी किसी कोर्ट से ये नहीं करी। उन्होंने, उनकी 2 बार बेल रिजेक्ट हुई, तीसरी बार बेल पर बहस करी जब अलाउ हुई। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि उनको चार्जशीट नहीं दी गई। उन्होंने अपने, जब चार्जशीट दी जाती है उसके बाद जब कोर्ट नोटिस इशू करता है, उस नोटिस को चैलेंज किया रिविजनल कोर्ट में, उसमें भी कभी ये बात नहीं बोली। तो ये तो खैर बिल्कुल गलत बोला जा रहा था। लेकिन ये बात सही है कि जो दस्तावेज सामने आए उससे ये दिखता है कि बिहार सरकार कम से कम पिछले 1.5-2 साल से काफी ढीली पड़ गई थी शहाबुद्दीन के खिलाफ। इसलिए जो पहली बेल मिली उनको मार्च में, जो 2 दूसरे बेटों के मर्डर के केस में जिसमें उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, सजा सुनाई गई दिसंबर में, मार्च में उनको बेल मिल जाती है। और वो बेल का ऑर्डर तो इस वाले बेल ऑर्डर से भी खराब है, जिसको हम लोगों ने चुनौती दी है और अब उसमें आज नोटिस हुआ है। उसमें भी बिहार सरकार की तरफ से कोई अपील नहीं फाइल करी गई बेल के खिलाफ। और इस केस में भी, राजीव रोशन वाले केस में भी, बिहार सरकार ने तब अपील फाइल करी जब चंदा बाबू, यानी कि जो पिताजी हैं राजीव रोशन के, उनकी तरफ से मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी, उसके बाद बिहार सरकार ने फाइल करी। तो ये तो साफ जाहिर है कि बिहार सरकार इसमें ढीली हो गई थी और उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी वो सब बहस नहीं करी हाई कोर्ट में
बेल को अपोज करने के लिए जो करनी चाहिए थी, जो सुप्रीम कोर्ट में करी गई कि भाई इसके खिलाफ इतने सारे आपराधिक मामले हैं, 2 केस में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, 8 और केस में कन्विक्शन हो चुका है, 45 केस चल रहे हैं, यही वाला केस एक विटनेस को मारने का है, इसको आप कैसे बेल दे सकते हैं? कोई विटनेस कैसे सेफ होगा? और इस तरह के अपराध क्यों नहीं है और करेगा? ये तो इसी में एक सवाल आता है कि अगर लोअर कोर्ट से आप सजा याफ्ता हैं और हाई कोर्ट में वो मामला चल रहा होगा, तो क्या वो अभियुक्त या अपराधी जमानत का हकदार नहीं है जब तक हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट तक फैसला ना हो जाए? क्योंकि इसी आधार पर बहुत सारे उद्योगपतियों को भी मिल जाता है कि अभी फैसला नहीं आया। मैं इस बात पे जानना चाहता हूं आपकी राय। नहीं, देखिए, नॉर्मल केस में तो अगर आपका एक कन्विक्शन हुआ है और वो कन्विक्शन कोई बहुत सीरियस, बहुत संगीन अपराध का नहीं है, तो जब आप अपील करते हैं तो कई बार बेल दे दी जाती है। देखिए, बेल देने के 2-3 आधार होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है। बेल तब डिनाई करी जाती है, नॉर्मली आपको बेल दी जाती है अगर आपका प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है या आपका अपील पेंडिंग है, अनलेस, पहले तो खैर कानून में ही लिखा है कि अगर आपको आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है तब आपको नॉर्मली बेल नहीं दी जाएगी। इसको तो 2 केस में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो मापदंड दिए हैं उसके हिसाब से अगर ये सीरियस खतरा हो कि भाई ये विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेगा या विटनेसेस को मार देगा, तब बेल नहीं दी जाती। इस केस में ये पूरा खतरा था क्योंकि ये केस ही उसका था कि विटनेस को मार दिया था और विटनेस को इन्फ्लुएंस करने की बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है इसी के बारे में, शहाबुद्दीन के बारे में, एक पहले वाले केस में। दूसरी बात, अगर ये खतरा हो कि इसने संगीन अपराध किया है और उसको छोड़ दिया जाए बेल पर तो आगे भी संगीन अपराध करेगा, तब भी बेल नहीं दी जाती। तो इसलिए ये भी शहाबुद्दीन के बारे में था। 45 केस चल रहे थे, 9 मर्डर के, उसमें से 4 अटेम्प्ट टू मर्डर के, 10 केस में सजा हो चुकी है इसको। तो इसलिए पूरा इसका खतरा बना हुआ है कि बाहर निकलने के बाद इस तरह का भी करेगा। एक सवाल मैं लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है, एक और प्रॉब्लम। आप बात कह लीजिए फिर। एक और प्रॉब्लम ये है कि उसका बिहार में कि जेल में रहना ना रहना करीब करीब बराबर ही है, क्योंकि ये जो 2 चंदा बाबू के जो 2 बेटों की पहले हत्या करी गई 2004 में, उस समय भी शहाबुद्दीन कायदे से जेल में होना चाहिए था, लेकिन एविडेंस ये आया कि जेल से बाहर निकल के उसने स्कॉर्पियो गाड़ी में आया और इन 2 बेटों को मरवा दिया। मैं समझ रहा हूं कि इसी केस में शायद कोर्ट ने ये कहा कि इसकी सुनवाई पूरी होने तक इन्हें भीतर रहना पड़ेगा और सुनवाई जल्दी पूरी हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि सुनवाई पूरी होती है और इनके खिलाफ सबूत नहीं पाए जाते हैं सजा देने के, तो क्या इन्हें ये जमानत मिल जाएगी या बाकी अन्य मामलों में जो जमानत मिली हुई है उनकी भी समीक्षा या उन पर भी पुनर्विचार याचिका दायर करने की आप सोच रहे हैं? क्या हो सकता है? मतलब ये क्या 3-4 महीनों के लिए ही जेल गए हैं, उसके बाद हो सकता है कि फिर से जमानत मिल जाए इन्हें? नहीं, इस केस में तो जब तक केस तय नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता कि अब जमानत मिल पाएगी। अगर हाँ केस तय होता है और बरी हो जाते हैं तब तो खैर जमानत की बात ही नहीं है इस केस में। लेकिन हम लोगों ने तो दूसरा जो केस है, जो बाकी 2 बेटों की हत्या करी गई और उसमें आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, दिसंबर में फैसला आया और उसमें मार्च में बेल दी गई। उसमें बिहार सरकार तो नहीं आई अपील में, लेकिन हम लोग अब चंदा बाबू की पत्नी की तरफ से, क्योंकि उस केस में वो कंप्लेनेंट थी, उनकी तरफ से उसकी जो बेल मार्च में दी गई है उसको भी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में हमने दी है और वो केस में भी आज नोटिस इशू हुआ है और उसकी सुनवाई दशहरा की छुट्टियों के बाद होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बेल भी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि उसमें तो आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। तो जब तक अपील इसके फेवर में ना तय हो जाए तब तक उसको बेल मिलने का कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए। मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जो मैं पढ़ भी रहा था। एक की हाँ,
जो मैं पढ़ रहा था आपके पास आने से पहले न्यूज़ आइटम के तौर पे कि एक के बहुत सारे राजनीतिक दलों में बड़े बड़े वकील हैं, मंत्री हैं, महासचिव हैं, छोटी छोटी बातों पे लोगों के खिलाफ केस कर देते हैं। वो लोग क्यों नहीं आगे आए केस करने के लिए? आप आए आगे, तो फिर कई लोग ये भी पूछ रहे हैं क्या अन्य मामलों में भी आप आएंगे जमानत का विरोध करने के लिए, इसी तरह से समझौता एक्सप्रेस के मामले में या तमाम अन्य मामलों में? नहीं, देखिए, मेरे पास तो चंदा बाबू का फोन आया। हाँ। और वो बेचारे बहुत परेशान थे और उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है और क्या आप मेरी मदद करेंगे इसमें? तो मैंने बोला कि हाँ, जरूर मदद करेंगे। तो मेरे पास तो, क्योंकि वो तो एक अग्रीव्ड पर्सन है जिनकी तरफ से बेल को चुनौती दी जा सकती है। अब अगर, हाँ, ये सही बात है कि भाजपा के बहुत सारे वकील हैं और जैसे सुशील मोदी जी मुझसे कह रहे थे कि भाई आप ही दूसरे केस को भी टेकअप करिए वगैरह, तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई भाजपा के वकील इन सब चीजों को क्यों नहीं टेकअप करते। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये कि भाई चंदा बाबू भाजपा के वकीलों को शायद ट्रस्ट नहीं करते और इस वजह से उनको नहीं कहना चाहते, और शायद मुझे ट्रस्ट करते थे तो मुझे कहना चाहते थे। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि भाजपा के लोग जो हैं बस इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं कि भाई इसको बाहर आने दिया, देखो नीतीश कुमार, लालू वगैरह ने इसको बाहर आने दिया वगैरह वगैरह, लेकिन असल में कुछ नहीं करना चाहते। ये कई बार ये देखा गया है कि भाजपा और अन्य जो मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां होती हैं बस राजनीतिक फायदा उठाना चाहती हैं और कुछ नहीं करती। जहां आप दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि ये मुझसे कई लोग कह रहे हैं कि भाई आप असीमानंद को जो बेल दी गई है उसको क्यों नहीं चुनौती देते। अब अगर कोई जना जिसको सारे तथ्य पता हो असीमानंद के, जिसने उस पर पूरा काम किया हो, मैंने बोला है कुछ लोगों से कि भाई इसके पूरे तथ्य पता करके मुझे बताओ, और अगर ऐसा लगेगा कि भाई इसको बेल बिल्कुल गलत मिली है, जो तथ्य सामने है या जो आधार सामने है, तब फिर जो जना, अगर कोई दूसरा जना नहीं है तो फिर असीमानंद के केस में तो कोई पब्लिक का भी जना उस बेल को चुनौती दे सकता है। संक्षेप में अगर बता सके, आपने कहा कि बिहार सरकार ने, उसके वकील ने बहुत अच्छी बहस नहीं की। फिर से जब बहस हो और उसमें कमजोर वकील मिल जाए तो फिर क्या करेंगे उस लोअर कोर्ट में जहां पर उनको लाभ मिल जाए शहाबुद्दीन को? तो देखिए, एक तरीका ये है कि जो अग्रीव पर्सन है चंदा बाबू की तरफ से भी कोई वकील वहां खड़ा हो, ठीक है, यानी कि जहां पर केस चल रहा है। अब मैं तो वहां नहीं जा सकता, मैं तो यहाँ व्यस्त रहता हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉपर वकील उनकी तरफ से खड़ा हो सकता है तो शायद उसका फायदा होगा, क्योंकि बिहार सरकार का वकील कितनी बहस करेगा नहीं करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूं, ठीक है, नीतीश कुमार खुद तो नहीं चाहते होंगे कि भाई इसको बेल मिले, लेकिन ये गठबंधन के जोर में, गठबंधन के प्रेशर में वो शायद कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। ऐसा अब करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है। तो लोग ये देखें कि इस मामले में कोई बेहतर वकील मिलता है या नहीं मिलता है, और वकील किस तरह से चंदा बाबू की तरफ से या सरकार की तरफ से जिरह करता है और अपने केस को मजबूती से रखता है। इस पे नजर रखने की जरूरत है। ब्रेक के बाद हम किसी और पंचायत की बात करेंगे। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के बीच पहुंचने के लिए प्रोग्रेस पंचायत की शुरुआत की है। देश भर के 500 जगहों पर प्रोग्रेस पंचायत होने जा रही है। सरकार इन पंचायतों के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ना भी चाहती है। प्रोग्रेस पंचायत की शुरुआत हरियाणा के मेवात से हुई, जो पिछड़े इलाकों में आता है। इस पंचायत के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि होंगे, विचार विमर्श करेंगे और अपनी तरफ से ब्लूप्रिंट देंगे कि सरकारी फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, और उन मुद्दों की प्राथमिकता तय होगी और सरकार इनके विकास पर नजर रखेगी। पहली ऐसी पंचायत जब मेवात में लॉन्च हो रही थी, हृदेश जोशी वहीं पर मौजूद थे और उनकी नजर से ये रिपोर्ट देखिए।
साल की आजादी के बाद यहाँ कुछ नहीं बदला। पानी की समस्या बहुत है जी, खेती के लिए नहीं है, पीने के लिए भी पानी की समस्या बनती है जी। 10 बार तो हमने बिजली की कह दी, बिजली नहीं आई, आज तक पानी कह दी 10 बार, पानी की लगा दी नाले की। दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर मेवात, बीजेपी यहां से एक नए प्रयोग की शुरुआत कर रही है। तो नरेंद्र मोदी एक मजबूत राष्ट्रवादी सिपाही की तरह आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपकी सुरक्षा का निगहबान बनेगा। मोदी सरकार मुस्लिम समाज को ऐसी मीटिंग्स कर अपने साथ जोड़ना चाहती है। इन बैठकों का नाम दिया गया है प्रोग्रेस पंचायत। मेवात के बिछोर गांव से इन प्रोग्रेस पंचायतों की शुरुआत हुई। ये हमारा जो गांव है बिरज का आखिरी गांव है, क्योंकि बिरज बिछोर, बिरज का छोर, बिरज का आखिरी गांव के नाम से विख्यात है। मेवात का यह इलाका उत्तर प्रदेश से लगा है, जहां कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, यानी बिछोर बीजेपी को सियासत के दूसरे छोर तक पहुंचा सकता है। देश के कई हिस्सों में गोहत्या और बीफ के नाम पर जो डर फैला, उसका असर मेवात में भी दिखा, जहां पिछले महीने बिरयानी के सैंपल इकट्ठा करने से हंगामा हुआ। फिर मुस्लिम परिवार के 2 सदस्यों का कत्ल और यहां 2 लड़कियों के साथ हुए बलात्कार के कारण तनाव फैला। सरकार की लापरवाही है, मैं तो ये कहूंगा लापरवाही है, कमजोरी है। मेवात के मुसलमानों के सुर में शंका सुनाई देती है। ये वो अक्स है जो देश के कई हिस्सों में दिख रहा है, जहां मुस्लिमों में डर है। हमारे यहाँ पे क्या है कि भाई एक बिरयानी की मजदूरी है भी, और उसमें चाहे वो मुर्गे की हो, चाहे वो पड्डा, भैंस या किसी भी चीज़ की है मिसाल पर। लेकिन यहाँ क्या है कि कुछ आदमी ऐसे हो जाते हैं कि भाई इनको चेक किया जाए, इनका सैंपल भरा जाए कि भाई ये गाय की है कि ये भैंस की है या किस चीज़ की है। तो ऐसा कुछ करना हमारे लिए तो मतलब गलत पड़ रहा है जी। क्यों गलत पड़ रहा है? इसलिए कि मजदूर आदमी परेशान हो रहा है। हम देश के साथ हैं, हमने मुगलों को पछाड़ा, अंग्रेजों को भगाया, हम वो ताकत हैं, हम असल हिंदुस्तानी हैं। बीजेपी को लगता है कि अल्पसंख्यकों का ये डर उसके खिलाफ खतरनाक ध्रुवीकरण न कर दे, और इसे कुंद करने के लिए अब वो मुस्लिम समाज को इन प्रोग्रेस पंचायतों में बुला रही है। विकास, विकास और विकास, और इसी विकास और विश्वास के माहौल को मजबूत और पुख्ता करने के लिए हम पूरे देश में लगभग 100 से ज्यादा प्रोग्रेस पंचायतें लगा रहे हैं। मेवात का इलाका लंबे वक्त से अपने पिछड़ेपन और आपराधिक घटनाओं के लिए सुर्खियों में रहा है। बीजेपी इसके पिछड़ेपन का हवाला देकर कहती है कि वो चुनाव में यहां बहस के मुद्दे बदलना चाहती है, लेकिन अभी हरियाणा में कोई चुनाव नहीं और मेवात का इलाका उत्तर प्रदेश से लगता है, और इन शब्दों के मायने समझे जा सकते हैं। मोदी सरकार ने रणनीति के तहत नारा दिया है, मदद हमारी, मंजिल आपकी। विकास का ये नारा मेवात की जमीन के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम से लगे होने और दिल्ली के बहुत करीब होने के बाद भी मुस्लिम बहुल मेवात पिछड़ेपन का दूसरा नाम है। मेवात के जिस स्कूल में बीजेपी सरकार ने प्रोग्रेस पंचायत की, उसका हाल देखकर ही पता चल जाता है कि प्राइमरी शिक्षा की यहाँ क्या हालत है। शिक्षा के वादे और कार्यक्रम बस दीवारों में ही लिखे रह गए हैं। मैं ना तो मास्टर जावा जी पढ़ाने के लिए बच्चा ने, और आ भी जावा तो पढ़ावा ना। चौथी में 5 में बालकों ने अपनी का खान की पता ना का खाता हो। मैं यूं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बच्चे पैदा हो गए, कभी रेल नहीं देखी। इनके बाप थे, उन्होंने भी रेल नहीं देखी। उनके दादा थे, उन्होंने भी आज तक रेल नहीं देखी, और बार बार यूं कहा करते हैं कि चुक चुक गाड़ी की तो कम से कम हमारे को दर्शन करवा दो। ये सच है कि आजादी के 66 साल बाद भी मुस्लिमों की हालत नहीं सुधरी। रोजगार के मामले में मुस्लिम राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे हैं। केवल 4% ही ग्रेजुएशन कर पाते हैं। देश में हर 4 में से 1 मुस्लिम गरीबी रेखा के नीचे है। बाल मजदूरी करने वाले मुस्लिम बच्चों का आंकड़ा भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। ये सवाल कहीं बीजेपी का पीछा करेंगे तो मेवात जैसे इलाकों में जहां कभी बीजेपी नहीं जीती, वहां वो इसे विपक्षियों के खिलाफ मुद्दा बनाएगी। राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों?
कि 2.5 साल पहले भी तो कर सकते थे ना, ये जो अब कर रहे हैं। इसी गांव ने 6,500 वोट बीजेपी को दिए थे 7100 की पोलिंग में से, लेकिन सब भूल गए। सरकार ने अगर वादे किए तो हम सरकार के साथ हैं, वरना इनको भी धक्का मार देंगे। हरियाणा में बीजेपी अब तक हाशिए में रही, लेकिन पहली बार राज्य में उसकी सरकार बनी है। इससे उसके हौसले बुलंद हैं। मेवात में अब तक कभी कोई चुनाव न जीत पाने वाली बीजेपी ऐसे इलाके से अब नई शुरुआत कर रही है। शायद ये बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की उन 100 नई सीटों में से एक है, जिन्हें वो 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। मेवात से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया।